हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। जो इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है वो है गार्बेज कलेक्टर। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो गार्बेज कलेक्टर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं उससे पहले गार्बेज के बारे में जानते हैं कि गार्बेज क्या होता है। गार्बेज मीन्स यूजलेस थिंग्स। गार्बेज कलेक्शन रिलेट्स विद द कलेक्शन ऑफ यूजलेस थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। और इस केस में जो गार्बेज कलेक्टर है वो क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन का काम करता है। तो अगर हम सी और C++ की बात करें तो जो प्रोग्रामर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट कभी कभी प्रोग्रामर नेग्लेक्ट कर देता है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजलेस ऑब्जेक्ट। इस रीजन की वजह से एट सर्टेन पॉइंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट सफिशिएंट मेमोरी में नॉट बी अवेलेबल एंड एंटायर प्रोग्राम विल टर्मिनेट एबनॉर्मली कॉसिंग आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। क्योंकि मेमोरी अगर मिलेगी नहीं तो फिर क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। But in Java, the programmer need not to care for all those objects which are no longer in use. Garbage collector destroys these objects. तो जावा के केस में प्रोग्रामर को केवल ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। वो काम किसका है, वो काम है गार्बेज कलेक्टर का। सो वी कैन से दैट गार्बेज कलेक्टर इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस मेमोरी ऑटोमेटिकली, वेयर इन डी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज हैंडल्ड बाय जावा रेदर देन द प्रोग्रामर। The main objective of garbage collector is to free heap memory by destroying unreferenced objects. जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हीप मेमोरी में। गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट हीप मेमोरी, आइडेंटिफाइंग विच ऑब्जेक्ट्स आर इन यूज एंड विच आर नॉट, एंड डिलीटिंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। अ रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज इन यूज मीन्स that some part of your program still maintains a pointer to that object. जब भी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस पास कर दिया जाता है तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है ऑब्जेक्ट का तो फिर वो किस टाइप का कहलाएगा, वो कहलाएगा अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट और अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। एन अनयूज्ड ऑब्जेक्ट और अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट और अनरीचेबल ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रेफरेंस्ड बाय एनी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। So the memory used by unreferenced object can be reclaimed. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट उसे कौन डिलीट कर देगा, उसे गार्बेज कलेक्टर वहाँ से डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो मेमोरी होगी वो फ्री हो जाएगी जिससे और ऑब्जेक्ट उसे यूज़ कर सकें। अगर हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप है मार्किंग एंड दूसरा स्टेप है डिलीशन। अगर हम मार्किंग के बारे में बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज कॉल्ड मार्किंग. This is where the garbage collector identifies which pieces of memory are in use and which are not. और जो दूसरा स्टेप है वो है डिलीशन. डिलीशन रिमूव्स अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट और अनरीचेबल ऑब्जेक्ट एंड लीविंग रिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का होता है कि न्यू एंड हेलो. न्यू से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और हेलो से क्या होता है, जो भी उसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं. क्योंकि यहाँ पर हेलो क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर. तो अगर हमने कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखा तो उस केस में जो हीप मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. बट अगर हम असाइन करते हैं एक वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, हेलो h1 इज इक्वल टू न्यू हेलो. जहाँ हेलो h1 है उसमें h1 इज द वेरिएबल एंड हेलो इज द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. अगर हम इस तरह का सिंटैक्स लिखते हैं इट मीन्स जो h1 है ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. अगर हम एक अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे भी एक वेरिएबल असाइन करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसे रेफर करेगा h2 और वो पर्टिकुलर वेरिएबल. इन दिस केस h1 एंड h2 आर द रेफरेंस वेरिएबल, और वी कैन से दैट h1 एंड h2 आर द रेफरेंसेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एलिजिबल कब होता है गार्बेज कलेक्शन के लिए, अगर वो अनरेफरेंस्ड है, यानी कि उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है. तो हमारे पास 5 वेज हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एलिजिबल करा सकते हैं गार्बेज कलेक्टर के लिए. फर्स्ट इज द नलिफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, सेकेंड इज रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल, थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, फोर्थ इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट, एंड फिफ्थ इज आइलैंड ऑफ आइसोलेशन. तो इसमें अगर हम बात करते हैं नलिफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनरेफरेंस्ड इफ इट डजंट कंटेन एनी रेफरेंस टू इट, जैसा कि हमने डिस्कस करा. तो अगर हमने हेलो h इज इक्वल टू न्यू हेलो लिखा है तो एक
ऑब्जेक्ट बनेगा हीप मेमोरी में, और जो एच है वो क्या करेगा, उसे रेफर करेगा और पॉइंट करेगा। अब अगर हमने लिख दिया एच इज इक्वल टू नल, अगर हमने एच को नल कर दिया और एच को नल वैल्यू असाइन कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि एच वहां से हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, नल, और ये ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा, पॉइंट नहीं करेगा। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कहलाएगा, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि अब इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। और अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एलिजिबल हो गया किसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ऐसे हम बोलेंगे नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अगर मान लीजिए जो ये हेलो है, इसके लिए हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक रेफरेंस वेरिएबल एच को यूज करा, जो क्या कर रहा है, उसे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, और अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं ए की वैल्यू को, तो क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने जो एच था इसे अगर कर दिया नल, यानी कि जो रेफरेंस था उसकी वैल्यू अगर हमने नल कर दी, तो फिर वो क्या करेगा, वो अब रेफर नहीं करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। और अगर वो ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा कि वो उस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल किससे रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस केस में अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी एरर। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये क्या है, ये एक रन टाइम एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एच था ये तो रेफर कर रहा था एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, लेकिन बाद में हमने क्या करा, जो एच था इसे कर दिया नल। तो इस केस में जो एच है वो रेफर ही नहीं कर रहा है किससे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, तो इस केस में वो ए को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम सेकेंड अप्रोच के बारे में बात करें, तो अगर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और एक वेरिएबल को यूज करा है जो क्या कर रहा है, उसे पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करा, उसी प्रोग्राम में एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल था, अब वही पर्टिकुलर वेरिएबल क्या करेगा, पॉइंट करेगा उस नए ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में जो पहला ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, वो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये क्या हो गया, ये एलिजिबल हो गया किसके, गार्बेज कलेक्शन के। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है और क्रिएट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, तो जब भी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का बन जाता है, वो बन जाता है अनरेफरेंस्ड। क्योंकि जैसा कि हमने जब लोकल वेरिएबल पढ़ा था, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, विच आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब भी क्या होता है, मेथड एग्जीक्यूट होता है। और लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब डीएलोकेट हो जाती है, जब भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक ये क्या हो जाते हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो बिकॉज इन दिस केस द वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल विल गेट ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल एंड मेमोरी गेट्स डीएलोकेटेड टू लोकल वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम अगर क्रिएट करते हैं किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के, तो जब तक वो एग्जीक्यूट होता है तब तक तो वो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, अगर उसे हमने कोई भी रेफरेंस असाइन करा हुआ है। लेकिन जब वो मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी रेफरेंस उसे पास करा गया वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। और उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह का हो जाएगा, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ये जो अप्रोच थी इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड मेथड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनोनिमस तब बोलते हैं जब हम उसे कोई भी रेफरेंस असाइन नहीं करते। जैसे कि हमने नेमलेस अप्रोच में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे, तो वो जो ऑब्जेक्ट थे उन्हें क्या बोलते हैं हम, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। द रेफरेंस आईडी ऑफ एन एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, हेंस इट बिकम्स अनरेफरेंस्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। तो अगर हम नेमलेस अप्रोच को यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर डिलीट कर देता है। तो ये जो अप्रोच थी इसे क्या बोलेंगे, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। आप अगर बाकी बच्चों से पूछेंगे कि आइलैंड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे इस केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें इसका आइडिया ही नहीं होता। तो एन ऑब्जेक्ट विल बिकम अनरेफरेंस्ड अंडर आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। एन आइलैंड ऑफ आइसोलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रेफरेंस ईच अदर
बट दे आर नॉट रेफरेंस्ड बाय एनी अदर एक्टिव ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन। जैसे कि हमने क्या करा है, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं और दो रेफरेंसेस को यूज़ कराया गया है जो उन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और रेफर कर रहे हैं, H1 एंड H2। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोग्राम है कि हमारी एक क्लास है हेलो, और उसके अंदर हमने क्या करा है, एक वेरिएबल यूज़ करा है, इंस्टेंस वेरिएबल, जिसका टाइप क्या है, वही टाइप है जो क्लास नेम है हेलो। अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और H1 एक वेरिएबल को यूज़ करा जो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये H लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है H। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो क्या है, H। अब अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसे क्या कर रहा है, इसे एक वेरिएबल H2 पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया जहाँ पे H1.H, इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी किसकी, H2 की। ऑब्जेक्ट ऑफ H1 गेट्स अ कॉपी ऑफ H2। एंड अगर हम दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं जहाँ पे H2.H, ये क्या कर रहा है, इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी किसकी, H1 की। अब इस केस में हमने क्या करा कि H1 को भी हमने कर दिया नल। अगर H1 को हमने नल कर दिया तो उस केस में जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसे क्या बोलेंगे, इसे अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे आप लोग। लेकिन इस केस में ये अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ H2। तो इसलिए टिल नाउ नो ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट और ये भी एक ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो है डायरेक्टली रेफरेंस्ड, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये किससे एक्सेस हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इस केस में अगर हमने H2 को भी नल कर दिया, अगर H2 को नल कराए तो फिर क्या होगा, H2 भी उसे पॉइंट नहीं करेगा। अब इस केस में ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलेंगे हम आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। नाउ बोथ द ऑब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन एज देयर इज नो वे वी कैन कॉल देम। दिस इज पॉपुलरली नोन एज आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखते हैं तो इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेथड फॉर रिक्वेस्टिंग JVM टू रन गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर क्या है, एक तरह का इंटरनल कंपोनेंट है किसका, JVM का। तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ मेथड को एग्जीक्यूट कराना होता है जो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं JVM को कि वो गार्बेज कलेक्शन को एग्जीक्यूट करें। तो वंस वी मेड ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, इट मे नॉट डिस्ट्रॉय इमीडिएटली by the garbage collector. Whenever JVM runs the garbage collector program, then only the object will get destroyed. We can also request JVM to run garbage collector. इस केस में हम दो मेथड को यूज़ करते हैं। एक है GC मेथड, ये क्या है, ये एक तरह का स्टैटिक मेथड है किसका, सिस्टम क्लास का। अब आपको याद होना चाहिए कि किसी भी मेथड को हम डायरेक्ट क्लास से कब एक्सेस करते हैं, जब वो मेथड किस टाइप का होता है, स्टैटिक। तो अगर हम सिस्टम क्लास के स्टैटिक मेथड GC को कॉल कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। इसी तरह से जो दूसरा सिंटैक्स है गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने का, एग्जीक्यूट कराने का, वो क्या है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट GC। यहाँ पे रन टाइम एक क्लास है और गेट रन टाइम क्या है, एक तरह का स्टैटिक मेथड है किसका, रन टाइम का। अगर आपको ये देखना है तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जावा p जावा डॉट lang डॉट रन टाइम, तो इस तरह से जो रन टाइम क्लास थी उसका स्ट्रक्चर ओपन हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गेट रन टाइम, ये मेथड मिल गया। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रन टाइम टाइप। किस टाइप का है, स्टैटिक, इसलिए रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। अब इसने क्या करा, रन टाइम टाइप रिटर्न करा, यानी कि जो GC है वो क्या होगा, वो कॉल हो जाएगा इस रिटर्न टाइप से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो GC किस टाइप का है, GC एक तरह का नेटिव मेथड है और ये स्टैटिक नहीं है इस केस में। इसलिए इस मेथड को कॉल कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की, या फिर एक तरह का वेरिएबल जो रेफर करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ये जो सिंटैक्स है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट GC, इसमें ये दो मेथड कंटिन्यूसली कॉल हो रहे हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेथड चेनिंग। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आपने ये देखा कि सर ये जो GC है ये क्या है, ये एक तरह का इंस्टेंस मेथड है किसका, रन टाइम क्लास का। तो इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि जो GC है ये एक स्टैटिक मेथड है किसका, सिस्टम क्लास का। तो इसके लिए हम सिस्टम क्लास के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने लिखा जावा p
जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। यहाँ पर ये जीसी आ रहा है, ये किस टाइप का है, ये है स्टैटिक और ये नेटिव भी नहीं है। तो इस केस में आपसे पूछ सकते हैं कि सिस्टम डॉट जी सी और रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जी सी में क्या डिफरेंस है। तो आप यही बताएंगे कि यहाँ पर जो जी सी है ये क्या है, ये एक तरह का स्टैटिक मेथड है, और यहाँ पर ये जो जी सी है ये क्या है, ये एक तरह का इंस्टेंस मेथड है, लेकिन किस टाइप का, नेटिव। बट देयर इज नो गारंटी दैट any one of the above two method will definitely run garbage collector as it's an automatic process and both the methods are equivalent। जो आउटपुट है वो दोनों ही मेथड का क्या है, सेम है। दोनों ही मेथड को यूज करा जाता है किसके लिए, गार्बेज कलेक्टर को रन कराने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को। इसके अलावा एक मेथड और यूज होता है जिसे हम बोलते हैं फाइनलाइज। फाइनलाइज मेथड कब कॉल होता है, जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर कॉल्स फाइनलाइज मेथड ऑन द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज। और जब भी फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है उसी के बाद जो गार्बेज कलेक्टर वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को। जो फाइनलाइज मेथड है ये बिलोंग करता है किसे, ऑब्जेक्ट क्लास को। फाइनलाइज मेथड इज नेवर इन्वोक्ड मोर देन वंस फॉर एनी गिवन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फाइनलाइज मेथड एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट या इन्वोक नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसे कौन कॉल करता है, इसे कॉल करता है गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर कब फाइनलाइज को कॉल करेगा, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स है या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसे क्या करा सकते हैं, पहले सेव कर सकते हैं। इट इग्नोर्स ऑल द एक्सेप्शंस रेज्ड इनसाइड इट एंड प्रोग्राम विल टर्मिनेट नॉर्मली। अगर फाइनलाइज मेथड है इसके अंदर किसी भी तरह की एक्सेप्शन आएगी तब भी जो भी प्रोग्राम है वो नॉर्मली ही एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कर दिया, एच को नल कर दिया और नल करने के बाद हमने क्या करा, सिस्टम डॉट जी सी, ये क्या करेगा, ये गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा। गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अनरेफरेंस्ड हो गया है इसलिए इस ऑब्जेक्ट को ये गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय कर देगा। बट जैसा कि हमने डिस्कस करा कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि इस वाले स्टेटमेंट से गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो JVM है वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट कराता रहता है। अब अगर हम फाइनलाइज मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो फाइनलाइज मेथड है इसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। ये एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन कब, जब टाइम आएगा इसका। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइनलाइज एग्जीक्यूटेड, तो इस केस में ए की वैल्यू प्रिंट होगी और फाइनलाइज एग्जीक्यूटेड। अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि अगर इसके अंदर किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आती है तब भी ये क्या होगा, नॉर्मली ही एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट जी सी की जगह रन टाइम क्लास को यूज़ करेंगे तो रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जी सी, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे भी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं JVM को रन करने के लिए किसे, गार्बेज कलेक्टर को। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।